गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। उम्मीद है कि आप लोग जो है परीक्षा निकट है तो आप लोग भी मेहनत कर रहे होंगे और मेहनत करना अनिवार्य है। यदि अच्छे नंबर लाना है तो मेहनत तो करना ही होगा और आप लोग यदि मेहनत करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। और रेगुलर जो है आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आज फिर हम आप लोगों के लिए जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इन क्वेश्चन को पहले आप लोग देखिए, इसके बाद में हम लोग इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता का मान निकालें। आपके लिए 4 डायग्राम दिए गए हैं। ओके, इन 4 डायग्राम में आपको ए और बी के बीच समतुल्य धारिता का मान निकालना है। ये आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएंगे। ये सारे प्रश्न जो है आपके क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। तो चलिए इसको पहले बनाया जाए। पहला क्वेश्चन में देखिए, ए और बी के बीच में आपको समतुल्य धारिता निकालना है। तो पहले यह देखिएगा, ए से बी तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं। तो एक रास्ता है ऊपर से और एक रास्ता है नीचे से, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता में जितने भी कैपेसिटर होंगे वे सारे सीरीज में होंगे और डिफरेंट रास्ता में यदि कोई कैपेसिटर है उससे तो वह उसके पैरेलल में होगा। तो यहाँ 6 माइक्रोफैराड और यह 6 माइक्रोफैराड देखिएगा तो सीरीज में है, उसके साथ यह 6 माइक्रोफैराड पैरेलल में है। तो आप इन दोनों के लिए इसको C1 मान लीजिए, इसको C2 मान लीजिए, इसको C3 मान लीजिए। तब देखिए आप लोग कैसे बनाइएगा कि C1 और C2 सीरीज में है। C1 C2 आर इन सीरीज, ये आपका सीरीज में है। तो सीरीज में सूत्र कहता है कि CS बराबर जब निकालते हैं आप लोग तो C1 C2 बाटा में C1 प्लस C2 होता है। ये आप लोग जानते हैं। दोनों का मान 6 आपको दिया हुआ है, 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। तो 6 गुणे 6 बटा में 6 प्लस 6 हो गया, तो 36 बटा में 12 बराबर 3 माइक्रोफैराड आपका हो गया। ओके, अब उस 3 माइक्रोफैराड के साथ यह C3 जो है 6 माइक्रोफैराड वह आपका पैरेलल में है। तो 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड आर इन पैरेलल, ये आपका पैरेलल में है, आपको दिया हुआ है। तब आप CP निकालिए अथवा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दीजिए, कैपेसिटी का मान निकाल दीजिए, समतुल्य धारिता का मान। तो पैरेलल का सूत्र यहाँ लगाएंगे और पैरेलल में सूत्र होता है C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। तो 3 माइक्रोफैराड प्लस 6 माइक्रोफैराड बराबर 9 माइक्रोफैराड आपका आंसर ये हो जाएगा। देखिए ऐसे भी आप लोग बना लीजिएगा, तुरंत आप लोग को बनाना होगा। 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड आपका सीरीज में है और सीरीज का सूत्र 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। अथवा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि C बटा में N भी होता है, C बटा N। तो आपका है कितना, कोई एक का मान C का मान रख दीजिए। तो C का मान 6 है आपको, और कितना है N का मान, तो 1 2 गो है, दोनों बराबर न है। तो 6/2 बराबर 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा और 3 के साथ यह 6 जो है पैरेलल में है। तो 6 3 9 माइक्रोफैराड आप लोग आंसर मार दीजिएगा। ऐसे भी बना देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए। बन गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन मिटा देते हैं। अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये दूसरा क्वेश्चन आप लोग को लिखा हुआ है, ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है, समतुल्य धारिता निकालना है। तो इसमें क्या है कि ये दोनों आपको पैरेलल में दिया हुआ है। जब पैरेलल में है तो आपका CP बराबर C1 प्लस C2 होता है। तो 3 + 2 बराबर 5 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ये दोनों मिलकर के आपका क्या हो गया, 5 माइक्रोफैराड। और इस 5 के साथ 4 जो है वह सीरीज में है।
तो आप C बराबर जब निकालिएगा तो सूत्र कहता है कि C1 C2 सीरीज के लिए बाटा में C1 प्लस C2 हो गया, क्योंकि लास्ट में सीरीज न हो गया। तब C1 का मान 5 दिया हुआ है, C2 का मान 4 है, और 5 और 4 9 हो गया, 5 के 20 बटा में 9 माइक्रोफैराड आपका आंसर हो जाएगा, 20 बटा में 9 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ओके, तो दो भी आप लोग को बन जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन पर, तीसरा क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो ए और बी के बीच में आपको समतुल्य धारिता निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। तो यहाँ फिगर थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, तो जहाँ देखिएगा कि ए और बी थोड़ा ज़्यादा इस छोर से दूर है, तो आप ऊपर से उससे दूर वाला भाग से हल करते हुए आइएगा, और दूर वाला भाग से हल करते हुए यहाँ नज़दीक आ जाएंगे। मतलब यहाँ से यहाँ जाने का पहले रास्ता देखिए। तो यहाँ से हम लोग इस पॉइंट पर पहले जाते, यहाँ से जाने के बाद या तो यह रास्ता पकड़ते, नहीं तो यह रास्ता पकड़ कर कैसे घूम करके आते। तो ऐसे घूम करके आते तो ये दोनों एक ही लाइन में पड़ता कि नहीं, मतलब कि यह 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड आपका सीरीज में हो गया। तो अब इन दोनों को एगो बना लीजिए। तो 4 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड दोनों तो सेम न हो गया। तो अभी हम आपको सूत्र बताए हैं कि C बराबर जो होता है वह C बटा में N होता है सीरीज के लिए। ये 4 एक का मान दिया हुआ है, कई गो दिया हुआ है, तो एगो और एगो 2 गो दिया हुआ है, तो 2 से भाग दे देंगे, तो यह 2 माइक्रोफैराड होगा। इस सूत्र का व्यवहार तभी करेंगे जब सारे मान आपको बराबर में दिए हुए हों। जैसे 4 कैपेसिटर हो गया, सबका मान जो है आपको 8 दिया हुआ है। तो आपको कहेगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालिए, तो 8 बटा में 4 कर देना है। 8 बटा में किसी एक का मान ले लीजिए और संख्या उसका देखिए कि कितना कैपेसिटर, सब बराबर होना चाहिए। तो इसमें 4 4 2 गो था, सीरीज में था, तो 4 में 2 से भाग दे देंगे, तो कितना माइक्रोफैराड हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड हो गया। अब देखिए ये दोनों मिल करके आपका, ये दोनों हट करके अब आपका 2 माइक्रोफैराड रह गया, यहाँ 2 माइक्रोफैराड हो गया, यहाँ भी आपको 2 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, और A2 और A2 पैरेलल में है, तो 2 2 मिल करके 4 हो जाएगा। ये दोनों को जब जोड़ेंगे, ये दोनों मिल करके आपका क्या हो जाएगा, 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में क्या सूत्र होता है, C1 प्लस C2। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 हो गया। तो इन दोनों को भी अब एक हम लोग बना लेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आपका हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ओके, आप लोग को एक एक करके इसे बनाते जाना है। अब देखिए, तो A से B तक अब जाने के लिए मात्र एक ही रास्ता बचा हुआ है, और तीनों एक ही लाइन में आ गया कि नहीं, तो तीनों आपका सीरीज में है। हम कहे हैं कि जब तीनों मान आपस में बराबर हो और 3 कैपेसिटर दिया हुआ हो, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपका 4 बटा में 3 माइक्रोफैराड के बराबर हो जाएगा। C बटा में N सूत्र कहे हैं, C बटा N। कोई एक मान 4 दिया ही हुआ है और N की संख्या आपको 3 दी हुई है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है आपको ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ था, तो इसका चॉइस हम दिए नहीं हैं, लेकिन आप लोग इसको ऑब्जेक्टिव जैसा ही बनाइएगा। तो चलिए यहाँ तक आप लोग 3 तक बना लीजिए। बिल्कुल इत्मीनान से मन लगा करके बनाते रहना है। घर पर आप लोग जो है मेहनत बहुत अच्छे ढंग से कीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। रेगुलरिटी होनी चाहिए, अपने ऊपर दबाव न ले करके, लेकिन मन लगा करके पढ़ते रहना ज़रूरी है। रेगुलरिटी है तो सब कुछ संभव है। चलिए 3 तक मिटा देते हैं। अब आप इस 4 क्वेश्चन को देखिए। ये 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल टाइप के। A और B से दूर वाला भाग यह हुआ, यहाँ से आप लोग को हल करना है। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए यहाँ से यहाँ तो ज़रूर जाएंगे ना लास्ट में। तो यहाँ से 2 रास्ता, या तो ऐसे सीधे आ जाते हैं तब ऐसे मुड़ते ना, और एक रास्ता था कि यहाँ से ऐसे घूम करके आते हैं। तो ये तीनों आपस में सीरीज में आ गया। देखिए 3 3 3,
सीरीज में हो गया, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर कि 3 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड आर इन सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। तो आपका C बराबर हो गया C/N, तो 3/3 बराबर 1 माइक्रोफेराड आपका हो गया। वो तीनों मिल करके आपको 1 माइक्रोफेराड हो गया। अब देखिए, तो अब ये तीनों मिल करके आपका जब 1 माइक्रोफेराड हो गया, तो आपका फिगर जो है चेंज हो करके यहाँ आ गया कि नहीं, ये मिल करके 1 माइक्रोफेराड हो गया। और फिर गौर कीजिएगा, ये 2 और 1 पैरेलल में हो गया। अब इसको देखेंगे, 2 और 1 पैरेलल में हो गया, तो यहाँ लिखेंगे कि 2 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड आर इन पैरेलल। तब आप कहिएगा कि इसके लिए CE जो होता है C1 + C2 होता है, तो 2 + 1 बराबर 3 माइक्रोफेराड हो गया। फिर अब वो दोनों मिल करके, अब ये दोनों 2 गो नहीं रहा, अब यह 1 गो बन गया, तो इसको हटा लेंगे, यहाँ पर अब 3 माइक्रोफेराड दे देंगे। देखिए, एक घर खत्म हो गया। सिमिलरली उसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो है आपका सीरीज में है, और उसके साथ 2 जो है पैरेलल में दिया हुआ है। तो फिर ये चारों मिल करके, जैसे अगला घर मिल करके 3 हो गया है, उसी तरह से ये भी चारों मिल करके फिर यहाँ 3 हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसे देखिएगा, अगेन पुनः 3 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड आर इन सीरीज। ये फिगर देने के बाद अब यह बात बनाएंगे हम लोग, आर इन सीरीज। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि CE बराबर 3/3 बराबर 1 माइक्रोफेराड एंड 2 माइक्रोफेराड इज पैरेलल टू 1 माइक्रोफेराड। मतलब कि 2 माइक्रोफेराड जो है 1 माइक्रोफेराड के साथ समानांतर क्रम में है। हिंदी में भी आप लोग लिख लीजिएगा, 2 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड के साथ पैरेलल में है। तो हम लोग CE बराबर क्या लिखेंगे कि 2 + 1 बराबर 3 माइक्रोफेराड हो गया। अब फिर एक नया लास्ट में फिगर दे दीजिए कि यह सारा हटा देना है, और ये चारों मिल करके आपको एगो बन गया है, जो कि 3 माइक्रोफेराड के बराबर हो गया है। अब लास्टली फिगर देखिए, तो A से B तक जाना है, सारा एक ही रास्ता में आ गया। 3 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड आपका सीरीज में है। तो लास्टली अंततः 3 माइक्रोफेराड एंड 3 माइक्रोफेराड आर इन सीरीज। तो अब आप क्या कहिएगा कि CE बराबर C1 + C2, चाहे ऐसे कर देते हैं कि C/N लिख दीजिए, तो 3/3 = 1 माइक्रोफेराड आपका आंसर हो जाएगा। शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो को एक बार जो है पॉज करके, चाहे बैक में जा करके फिर इसको रिपीट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ये बात समझ में आ जाए। एक बार में जितना हल करेंगे, फिर अगला आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो फिगर दे दीजिए, फिर अगला चीज़ हल कीजिए। धीरे धीरे दूर से हल होते हुए हम लोग नज़दीक आ जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। चलिए इसको बना लीजिए। हो गया होगा? ओके, चलिए मिटा देते हैं। बूम। देखिए 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहता है कि 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। तो बड़ी बूंद की धारिता निकालिए। 64 सिमिलर ड्रॉप्स ईच हैविंग कैपेसिटी 5 माइक्रोफेराड कंबाइन टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। कैलकुलेट कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप। कैपेसिटी आपको निकालना है बिग ड्रॉप का कि क्या होगा। 4 चॉइस भी आपको दिया हुआ है। देखिए
एक बड़ा बूंद को 1000 बूंद में तोड़िए तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता है। एक बड़ा बूंद को, यह बड़ा बूंद है, इसको छोटे छोटे बूंद में, इतना छोटा छोटा बूंद में, बहुत सारा बूंद में हम लोग तोड़ सकते हैं। तो ऐसा तोड़ने से क्या होगा कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। लेकिन क्या कांस्टेंट रहता है इस क्रिया में? तो इस क्रिया में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया आपका इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन आपका वॉल्यूम जो होगा वह कांस्टेंट रहेगा। एक बड़ा बूंद जब भी छोटा बहुत सारा बूंद में टूटेगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। हम लोग सरफेस टेंशन में देखते होंगे कि सरफेस टेंशन जो होता है वह लिक्विड का वह प्रॉपर्टीज होता है जिसमें लिक्विड जो है अपने सरफेस एरिया को कम से कम करने का ट्राई करता है कि हम कम एरिया में रहें। इसीलिए जो है पानी की बूंदें जो होती हैं वह स्फेरिकल होती है, गोलाकार होती हैं, क्योंकि गोलीय आकृति का एरिया जो होता है सारे आकृतियों में जो है सबसे कम होता है। तो पानी भी अपने स्मॉलर एरिया वाले आकृति में आकर के ग्रहण कर लेता है, तो वह स्फेरिकल होता है। ब्रश को यदि पानी में हम लोग डुबाते हैं तो उसके बाल आपस में सट जाते हैं सरफेस टेंशन के कारण, क्योंकि पानी का लेयर जैसे ही उसके ब्रश के ऊपर जब बनेगा तो वह चाहेगा कि हम कम से कम एरिया में रहें और वह जो है उसके बाल को आपस में सटा देगा। दो बूंद पानी का एक ही जगह अगर बना होगा ना तो दोनों बुलबुला जो है आपस में मिल करके एगो बड़ा बुलबुला बन जाएगा, फिर बाद में वही बुलबुला फूट जाता है, वो अलग बात है। लेकिन दो बूंद क्यों बड़ा बूंद बना? क्योंकि इसकी टेंडेंसी है कि यह अधिक जगह घेरे हुए है और यह चाहता है कि हम कम जगह में रहें, तब तुरंत वह एक बड़ा बूंद बना लेता है। ये सारे प्रोसेस जो होते हैं वह सरफेस टेंशन के चलते होते हैं। तो उसी हिसाब से इसमें आपको दिमाग में रखिएगा कि एक बड़ा बूंद को बहुत सारा बूंद में तोड़ेंगे ना तो उसका सरफेस एरिया जो है इंक्रीज करता है, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता है। अब देखिए इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, बड़ा ड्रॉप का आयतन बराबर n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप लिख देंगे। स्मॉल ड्रॉप मतलब कि बड़ी बूंद का आयतन, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, बड़ी बूंद का आयतन जो होगा वह n इंटू छोटी बूंद के आयतन के बराबर हो जाएगा। छोटी बूंद के आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। और बूंद जो होता है वह स्फीयर के टाइप का होता है, गोला के टाइप का होता है, जिसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसका अगर रेडियस हम लोग कैपिटल आर मानते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हैं। उसी तरह से इस छोटा के लिए तो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब लिख दीजिए। देखिए यह स्मॉल ड्रॉप्स का रेडियस हम लोग माने हैं, ये बिग ड्रॉप का हम लोग रेडियस माने हैं। तो इसमें 4π/3 आपका कट जाता है। तो यहाँ से r बराबर एक सूत्र निकलता कि n⁻1/3 इंटू आर के बराबर होगा। ओके। अब गौर कीजिए थोड़ा सा, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर नहीं, स्फेरिकल प्लेट कंडक्टर का जो हम लोग निकाले होंगे स्फीयर के लिए कैपेसिटी का मान, उसका मान होता है 4πε0 इंटू आर के बराबर होता है। तो यह तो कांस्टेंट है आपका, इसका मतलब कि कैपेसिटी जो होता है वह आर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी सूत्र हम लोग निकालेंगे। पूछेगा कि अर्थ का कैपेसिटी बताइए कि कितना होता है, तो कहेंगे कि 4πε0 इंटू आर, क्योंकि अर्थ भी एक स्फीयर के टाइप का है और यह जो है उसका इतना धारिता हम लोग निकाले हुए हैं कैपेसिटी का मान। तो C जो है आर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे एक सूत्र बना लीजिए कि C1/C2 बराबर R1/R2, R1/R2। 1 जो लिखे हुए हैं वह मान लीजिए कि बिग ड्रॉप का है और 2 जो लिखे हुए हैं वह स्मॉल ड्रॉप का है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना कि C1/C2 बराबर कैपिटल R/स्मॉल r, नीचे स्मॉल r के लिए लिख दिए। C1 का मान आपको बिग ड्रॉप का निकालना है, यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिए, तो C1 ही रहने दीजिएगा। और स्मॉल ड्रॉप का आपको दिया हुआ होगा धारिता 5 माइक्रोफैराड, लेकिन इसको हम C मान लेते हैं। बिग ड्रॉप का कैपिटल R का मान यहाँ पर हम लोग निकाले हुए हैं
कि n⁻⁴ इंटू आर है या इसका स्मॉल ड्रॉप का आर दिया ही हुआ है, तो यह आर आपका कट जाएगा। तो बिग ड्रॉप का जो कैपेसिटी होगा वह n⁻⁴ इंटू सी के इक्वल हो जाएगा। इस सूत्र को आप लोग याद रखेंगे। इस सूत्र को यदि आप याद रखते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में आपको सहूलियत होगी। अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। n जो है बूंद का संख्या है, कितना बूंद है तो 64 बूंद है। यहाँ मान रख दीजिए कि 64⁻⁴ और c का मान आपको दिया ही हुआ है और स्मॉल ड्रॉप का 5 माइक्रोफेराड हो गया। इसका मान हो गया 4 का क्यूबिक रूट, यदि माने 64 का क्यूबिक रूट निकालिएगा तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 होता है। गुणे 5 हो गया तो 5 चौके 20 माइक्रोफेराड इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया होगा। इसका आंसर बी पर टिक लगा लीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा 20 माइक्रोफेराड। बना लीजिए इसको भी आप लोग। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। देखिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया है कि विभव प्रवणता बराबर होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम बताए होंगे आप लोग को कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वह dV/dx के बराबर होता है। ऐसे E बराबर हम लोग -dV/dx हम लोग सूत्र लिखे थे। तो यह सूत्र आपको आया होगा। dV/dx को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट dV/dx को कहते हैं, लेकिन यही कहता कि E और इसमें क्या रिलेशन है, तो माइनस यहाँ पर सिंबल जरूर देना होता है। E बराबर -dV/dx होता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इसमें किसको कहते हैं, dV/dx को। तो आप इसको C पर टिक लगा लीजिए, हो जाएगा। फिर देखिए 7th क्वेश्चन को, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपसे मान पूछा गया है। आप सूत्र पढ़े होइएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई जो होता है वह EdS cos थीटा होता है। E इंटू ds लिखिए, EdS होता है। E जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ds जो है आपका एरिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अगर मान आप लिखते हैं तो E बराबर जो होता है F बराबर QV होता है। F बराबर QV, तो E बराबर लिखिएगा तो F/Q के बराबर होता है। ये सूत्र आप लोग को याद रहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहते किसको हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि Q चार्ज पर F फोर्स लगता है तो यूनिट चार्ज पर कितना, तो F/Q। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फील्ड इंटेंसिटी का सूत्र हो गया आपका F/Q हो गया। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन। इसका होता है कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो आप इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम लिख सकते हैं। एक यूनिट यह हो गया आपका। लेकिन न्यूटन इंटू मीटर जो होता है वह जूल के इक्वल होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका जूल होता है। तो इसको आप जूल मीटर बटा में भी कूलम आप लिख सकते हैं। ये भी आपका एक यूनिट हो सकता था। और जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट कहते हैं। V बराबर W/Q सूत्र याद कीजिएगा। तो जूल पर कूलम को वोल्ट भी कहते हैं। तो इसका मात्रक एक और आप लिख सकते हैं वोल्ट इंटू मीटर, और वोल्ट इंटू मीटर को हम लोग वेबर कहते हैं। ओके, तो अब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। आप कहेगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी होता है। दूसरा यूनिट जूल इंटू मीटर बटा कूलम भी हो सकता है। आपका वोल्ट इंटू मीटर भी हो सकता है, आपका वेबर भी हो सकता है। इसका 4 यूनिट हुआ। अब चॉइस देखिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है। ओम इंटू मीटर कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये आपका गलत है। एम्पियर इंटू मीटर, चारों मान आप देख लीजिए, यह भी गलत है। वोल्ट इंटू मीटर ये आपका करेक्ट आंसर है। अब वोल्ट पर मीटर जो है इसमें नहीं है।
ये आपका सी आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये चारों यूनिट जो है आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए, 6 और 7। ओके, चलिए बढ़ा जाए आगे, मिटा देते हैं। ओके, अब देखिए 8 क्वेश्चन क्या कहता है कि रिलेशन Q बराबर NE में n का कौन सा मान पॉसिबल नहीं है। n का मान कौन सा पॉसिबल नहीं है। आप जानते हैं कि Q बराबर NE में n एक इंटीग्रल नंबर है, इंटीग्रल नंबर है जिसका वैल्यू आप कहते हैं कि +-1, +-2, +-3, +-4 सीधा सीधा इसी ढंग से अंक में होता है या कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। लेकिन यह मान तो आपको सीधा सीधा दिया हुआ है, ये भी 8 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए तो 4.2 दिया हुआ है, ये आपका फ्रैक्शन में मान दे दिया गया है, इसलिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। तो सी पर आप लोग टिक लगा लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना होता है। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब आप इसका कैपेसिटी निकालिएगा, ये माइनस प्लेट होता है, ये अर्थेड होता है, तो इसका कैपेसिटी हम लोग निकाले होंगे, आप लोग को निकालने आता होगा, इसको याद रखिएगा कि यह होता है ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी के इक्वल होता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी एरिया का दोनों प्लेट, ये प्लेट जो है ना, इस प्लेट के एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बीच का जो मीडियम है उस पर भी यह डिपेंड करता है, और बीच का डिस्टेंस जो है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी के इक्वल होता है। आप चॉइस देखिए, ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी दिया हुआ है, ये आपका ए आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर। एप्सिलॉन का आप सूत्र जानते हैं कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है, जिसमें एप्सिलॉन नॉट का जो एप्सिलॉन आर का जो है कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि एप्सिलॉन आर का यदि मान आप निकालते हैं तो एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यह भी जो है परमिटिविटी है मीडियम में, यह परमिटिविटी है आपका एयर में, तो 2 परमिटिविटी का यह रेशियो हो गया एप्सिलॉन आर। तो 2 सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का जब रेशियो है तो एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, याद रखेंगे हम लोग। और एयर के लिए एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वह 1 होता है। वाटर के लिए देखिएगा तो वाटर के लिए इसका 80 मान होता है एप्सिलॉन आर का मान। लेकिन आपसे एक पूछा है कि एयर में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, तो उसका 1 होता है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो है यहाँ पर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग 10 तक क्वेश्चन बना लीजिए। देखिए 10 तक बनाइए आप लोग। ओके, मिटा दें। देखिए जितना ही प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा रीजन के साथ, रीजन जान जान करके आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, तो फिर आप लोग जो है क्वेश्चन आसानी पूर्वक बना दीजिएगा। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ जो है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अभ्यास कीजिए। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अभ्यास करने के बाद में कुछ थ्योरी पढ़िए, लॉन्ग क्वेश्चन भी देखिए, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 नंबर के आते हैं परीक्षा में, उस पर भी कुछ क्वेश्चन का अभ्यास करते रहना है। लेकिन रोज़ 30 क्वेश्चन का अभ्यास करते हैं एक सब्जेक्ट में भी। आज फिजिक्स पढ़ लिए, कल केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन देखेंगे, फिर मैथ का 30 क्वेश्चन देखेंगे। उस ढंग से हम लोग रेगुलर उसका प्रैक्टिस अगर अभ्यास इस टाइम में करते हैं तो आपको फिर जो है कोई नंबर लाने से नहीं रोक सकता है। तो चलिए आगे देखा जाए। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगता है। तो हम आपसे कहे हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं।
यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। तो मान लीजिए कि क्यू चार्ज पर आपका एफ फोर्स लगता है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा तो वह एफ बटा में क्यू होगा, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई कहते हैं। ओके, तो यहाँ से एफ का जब मान निकालिएगा तो वह क्यू इंटू ई हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, तो कहेंगे कि क्यू इंटू ई के बराबर होता है। ओके, तो आप चॉइस देखिए कि एफ बराबर क्यू ई कहाँ दिया हुआ है, एफ बराबर क्यू ई देखिए ए में दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको बना लीजिएगा। अब चलिए 12 क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। कहता है कि ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है आपको ए और बी के बीच में। डायग्राम वाला पहले भी इसमें क्वेश्चन बताए हैं। देखिए यहाँ सी दिया हुआ है, इसकी कैपेसिटी, इसका सी दिया हुआ है। यहाँ चॉइस में सी है, सी बटा 2 है, 2c है, 2 बटा सी है। थोड़ा सा सोचिए आप लोग क्या होना चाहिए। ओके, सोच लिए होइएगा। चलिए अब हम आपको लोग को बताते हैं, थोड़ा सा देखिए। अगर ऐसे कहीं घेरा हुआ, इसका मतलब यह कैपेसिटर जो है आपको डैमेज हो गया है। वहाँ से यहाँ जो है चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है। ऐसे अगर सिंबल में घेरा हुआ है तब कुछ भी जोड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब कि यह जोड़ने का मतलब हो गया कि यह पॉइंट और यह पॉइंट एक ही जगह मिला दिया गया है ताकि आवेश आगे चला जाए। तो इस ऐसा घेरने का मतलब कि इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, तो अब देखिए तो इसमें एक ही है, ये है। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या हो गया आपका, सी हो गया। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आप लोग बना लिए होगा। ऐसा नहीं कैसे घेर दे, आप कहिएगा कि सी और सी जो है ना वह सीरीज में है, और सीरीज में है तो सर सूत्र निकाल दीजिए कि सी बटा में एन सूत्र होता है, तो सी बटा में 2 हो जाएगा इसका। इस पर टिक लगा दीजिएगा। ऐसा नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा वह सी के ही इक्वल होगा। तो इस ढंग से आप लोग जो है बना लीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ते रहिए मन लगा करके। रेगुलर आप लोग 30 क्वेश्चन का अभ्यास कीजिए घर पर, और नियमित रूप से अगर करेंगे हर एक विषय में रेगुलर अगर देखते रहते हैं क्वेश्चन को, फिर शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी तो देखना है। इसलिए रेगुलर एक ही सब्जेक्ट को देखिए ऑब्जेक्टिव में, रूटीन वाइज आप जो है उसको बनाइए और उस रूटीन के अनुसार फॉलो कीजिए। एकदम बिल्कुल आसान है काम, आप नंबर एकदम ला देंगे। मैं आप लोगों के लिए रेगुलर जो है वीडियो अब लाऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और आप लोग जो है हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।